स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ये है वीडियो जिसमें हम समझेंगे कि जो यूएनएससी का रोल है, यूएनएससी का जो रोल है पूरे डिस्प्यूट में जो कि यूक्रेन और रसिया का हो रहा है उसका क्या रोल है, इसमें इंडिया का क्या भूमिका हो सकता है, उसने क्या स्टेप लिया है और उस स्टेप का मैसेज क्या जाता है, ये पूरी बातचीत समझेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इससे समझ पाएंगे कि जो वर्तमान में रसिया यूक्रेन का विवाद है उसमें यूएन का रोल क्या रह जाता है और किस तरीके से इंडिया इस तरीके जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें किस तरीके से उसका रोल बढ़ा है, इसको हमको समझना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप आखिर तक जरूर वीडियो में बने रहें। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे पूरा मामला कि है क्या। तो मैं बात करूं रसिया की या यूक्रेन के विवाद की, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूएनएससी क्या है। यूएनएससी क्या है इसको पहले पूरा समझ लेते हैं और उसके बाद में हम समझाएंगे कि अभी इस विवाद में यूएनएससी का रोल क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो यूएनएससी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसे हिंदी में आप कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है बाय यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और ये स्थापना कब होती है? ये स्थापना होती है आपकी 1945 ईस्वी में। कब होती है? 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। ओके, तो 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है एक यूएन चार्टर के द्वारा। अब आप एक सवाल आपके दिमाग में बन रहा होगा कि भाई इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या इसका उद्देश्य है। तो आप जानते हैं कि जो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन है इसके 6 प्रमुख अंग हैं। उनमें से एक प्रमुख अंग है आपका यूएनएससी, ठीक है ना। क्या है? यूएनएससी, ये इसके जो है प्रमुख अंग में से एक है। जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। क्या है? कि जो इंटरनेशनल पीस है उसको बनाए रखना और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना पूरे दुनिया का। अब आप सोचिए कि क्या ये रिलेवेंट है? आप कहेंगे बिल्कुल मजाक वाला बात है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मानवता को तार तार कर दिया। एक नंगा नाच आपने देखा इंसानों के कत्ल का। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप से रसिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है। तो कहाँ है आपका ये यूएनएससी? क्या कर पा रहा है वो? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो, शून्य, सिफर, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक कागजी मुद्दा बन करके रह गया है और इसकी भूमिका बहुत सीमित है। हालांकि जब बनाया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आगे देखेंगे इसका जो मुख्यालय है, जो इसका मुख्यालय है जिसको आप हेड क्वार्टर कहते हैं, और ये सवाल आपसे छोटे मोटे परीक्षाओं में पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो जो हेड क्वार्टर है इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएस में है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जो यूएन है, पूरा यूएन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए के इशारे पर बनाया गया है। यानी कि अमेरिका ने इसे बनाया अपने हित के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पावर का जो है एक तरीके से डाइल्यूशन हुआ और उसमें रसिया, चाइना, इंडिया, इन सब का जो है एक प्रभाव देखने को मिला। ए पार्ट ऑफ जो यूरोपीय यूनियन है, जिससे फ्रांस, ब्रिटेन, इनका तो पावर है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रसिया बहुत पावरफुल है, चाइना बहुत पावरफुल है, इनका भी प्रभुत्व वहाँ पर देखा जा सकता है यूनाइटेड नेशन में। तो हमने देख लिया कि इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। अब बात करते हैं इनके सदस्यों की। तो यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी में। और इन 15 सदस्यों का 2 वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण है वो क्या है? अस्थाई सदस्य की। किसकी? अस्थाई सदस्य की। और इनकी संख्या है 5। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अस्थाई सदस्यों की। अस्थाई सदस्यों की, तो इनकी संख्या है 10।
अब ये जो अस्थायी है ना, ये चेंज होते रहते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है ना। अस्थायी जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है और बीच में कुछ दिन के लिए अध्यक्षता भी उसने किया था। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बनेंगे आपके। तो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें नंबर 1 है आपका यूएसए, दूसरा है आपका फ्रांस, तीसरा है आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन हो गया, इसके अलावा है आपका चाइना और पांचवा है आपका रसिया। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रसिया, ये 5 पावर ऐसे हैं जिनको यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता मिला हुआ है। अब अस्थायी सदस्यों का पावर क्या है? बहुत बड़ा पावर है। पावर ये है कि दुनिया में कहीं कोई भी मसला, खासकर सिक्योरिटी को लेकर के अगर है कोई कंसर्न है, तो वहाँ पर इन 5 देशों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को भी ऑफर किया गया था, लेकिन भारत ने अस्थायी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ये चाइना का हक है और चाइना को दे दिया गया। और वर्तमान में उसे हम झेलते हुए आ रहे हैं और इस पर हमने अपने शुरुआत के दिनों के, भारत की आज़ादी के दिनों के प्रधानमंत्री को, नीतिगत जो निर्माणकर्ता लोग थे उनको हमने काफ़ी कोसा भी है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और तब से लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि वो अस्थायी सदस्य बन जाए, क्योंकि अस्थायी सदस्यों के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है, वीटो। अभी आप समझ पाएंगे इस पूरे मामले में रसिया यूक्रेन में कि किस तरीके से वीटो का इस्तेमाल हो सकता है अगर आपके पास ये हो। तो ये हो गया कि यूएनएससी क्या है, कैसे वर्क करता है, उसमें जो सदस्य हैं वो कैसे बनते हैं, ये चीज़ हमने समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि यूएनएससी का रोल क्या है, वर्तमान जो विवाद है इसमें क्या इसका रोल है, तो इसको समझते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि यूएनएससी का जो है गठन ही इसीलिए किया गया था कि दुनिया में जो है शांति लाई जाएगी, सुरक्षा बढ़ाया जाएगा। अब वर्तमान में क्या है कि हमला कर रहा है एक देश दूसरे देश पर, तो अशांति है निश्चित तौर पर। तो ऐसे अशांति को रोकने के लिए, या अफ़गानिस्तान में जब आतंकवादी जो किसी कट्टर धार्मिक मानसिकता से प्रेरित होकर के इंसानों को जो है गाजर मूली की तरह काट रहे थे तालिबानी, तो उस समय ये यूएनएससी एक जो है चंपू बंदर जैसा बैठ करके केवल देख रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है, अमेरिका अगर बोलेगा तो ये थूकेगा, अमेरिका बोलेगा तो ये चाटेगा, यानी कि यूएनएससी का मतलब अमेरिका। लेकिन उसी यूएनएससी के द्वारा इस बार रसिया ने पटखनी दिया है अमेरिका को और उन्हीं के बनाए हुए नियमों से उनको फंसाया है। तो क्या है अभी यूक्रेन और रसिया विवाद, तो आप जान रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में एक टेंशन आपको देखने को मिल रही है। और अगर रसिया के जो है भाषा में बात करें तो रसिया एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है यूक्रेन में। ऐसे में एक यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया जो कि कई देशों के द्वारा सहमति से लाया गया कि यहाँ पर रसिया को ब्लेम किया जाए यूएनएससी के द्वारा, और उस प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई गई। और उस प्रस्ताव में जो वोटिंग हुआ उसमें आप देखेंगे कि 11 सदस्यों ने रसिया के अपोज में यानी कि उसके खिलाफ वोटिंग किया कि रसिया गलत कर रहा है। लेकिन 4 देश ऐसे हैं और इनके 2 वर्गीकरण हैं, एक तो रूस है जिसने अपना बचाव किया, बाकी जो 3 देश हैं जिसमें इंडिया, चाइना और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देश ने वोटिंग से अपने आप को बाइकाट कर लिया। और ऐसे मसलों पर वोटिंग से बाइकाट होने का मतलब होता है कि आप साइलेंट रूप से उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात कहीं ना कहीं रसिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने पास रख रहे हैं, वो थोड़ा सा उसे सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि खुल के नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने को वोटिंग से बाहर करके रखा हुआ है। यहाँ पर रूस ने ऑब्वियस सी बात है अपने पक्ष में वोटिंग किया। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये जो 11 देश हैं इनमें कौन कौन से देश हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो होंगे, इसमें अमेरिका होगा ही होगा, इसमें जापान है। तो इन लोगों ने इसके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव पास किया। अब ये प्रस्ताव प्रभावी कैसे हो सकता है? अगर इस प्रस्ताव में
कोई ऐसा देश होता जिसके पास वीटो ना होता। चलो मान लो एक बार के लिए कि इंडिया, अगर इंडिया जैसा कोई देश होता जो पाकिस्तान के एक जो है बहुत ही सताए हुए प्रांत बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा होता और उसके खिलाफ ये 11 और 1 से अगर ये प्रस्ताव पास होता तो तुरंत से इंडिया को अपना मिलिट्री ऑपरेशन रोकना पड़ता, उन्हें पीछे जाना पड़ता। बट एट द टाइम आपको क्या देखना है कि रसिया और इसके पास क्या है, वीटो, तो इसने इस प्रस्ताव को रोक दिया किसके द्वारा, अपने वीटो के द्वारा। क्योंकि यही शक्ति है इस वीटो की कि जिन देशों के पास वीटो है वो यूएनएससी के बहुत सारे कामों को रोक देते हैं, धराशायी कर देते हैं। तो ये है इसका रोल। और यहाँ पर रसिया ने वीटो किया, हालांकि इंडिया, चाइना और यूएई ने वोटिंग करने से मना कर दिया, अपने आप को वोटिंग से बाहर कर लिया। उसके बावजूद भी रसिया के खिलाफ इतने वोट थे कि उसे जो है यूएनएससी के द्वारा दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन उसने वीटो करके उस प्रस्ताव को पास होने से बचा लिया। तो ये पावर है यूएनएससी में वीटो की। और यही बात हो रही कि इंडिया के पास अगर ये वीटो होता तो इंडिया भी बहुत ही एग्रेसिव रूप से अपने सारे बॉर्डर टेंशन को दूर कर सकता था, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे एक छोटे से देश को तो बहुत आसानी से वो जो है उसकी औकात बता सकता था कि नहीं तुम जो है हमें टार्चर नहीं कर सकते हो। अभी क्या है कि अगर इंडिया बहुत एग्रेसिव हो करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करता भी है तो ये तुरंत से चले जाते हैं यूएनएससी के पास। यूएनएससी कहता नहीं नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है। अगर वही इंडिया के पास वीटो होता तो निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कर पाता और इंडिया अपने मंसूबों में जो है कामयाब हो जाता। तो ये यूएनएससी का पावर है और ये यूएनएससी का रोल है अभी वर्तमान में जो विवाद चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है कि क्यों इंडिया ने, चाइना ने और संयुक्त अरब अमीरात ने क्यों अपने आप को इससे बाहर किया, वोटिंग से बाहर क्यों किया। तो इसके पीछे थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको समझनी है। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा तो आपने देखा होगा कि जो विंटर सेशन चल रहा था ओलंपिक का, जो कि 20 फरवरी को समाप्त हुआ, इसमें व्लादिमीर पुतिन शामिल होने चाइना गए थे और वहाँ उन्होंने जाकर के एक बात बोली थी कि जो चाइना है वो अपना अधिकार समझ सकता है ताइवान पर, यानी कि जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट है। ये बात खुले तौर पर पुतिन ने बोल दिया। अब ऐसे में तो खुश होना लाजमी था चाइना के लिए। चाइना खुश हो गया कि रूस ने उसका समर्थन किया ताइवान के मुद्दे पर, क्योंकि लगातार अमेरिका और इंडिया, जापान ऐसे देश हैं जो ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये चाइना का पार्ट नहीं है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जो एक विस्तारवादी देश है वो भी उस राह पर चलना चाहता है जिस राह पर वर्तमान में रसिया चल रहा है। तो इसका मतलब कि इनके मिले सुर से सुर हमारा, तो इनका सुर मिल रहा है। तो इसीलिए इन्होंने सपोर्ट किया है रसिया को वोट में बाइकआउट करके। हालांकि इन्होंने खुले तौर पर रसिया के समर्थन में वोट नहीं किया, लेकिन बाइकआउट अपने आप को जरूर कर लिया है। अब अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इंडिया को इससे क्या लाभ होने वाला है। अगर रसिया और चाइना का सुर इस तरीके से मिल रहा है तो उस पर इंडिया को इतना खुश होने की क्या आवश्यकता है, क्या उसको कोई बहुत बड़ा चीज़ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो इंडिया और यूएसए का पार्टनरशिप है ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आज हम जितना वेपन इस्तेमाल करते हैं उसमें 80% वेपन हमें रसिया से प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि हर बुरे वक्त में रसिया ने इंडिया की मदद की है, भले ही वो हो सकता है डिप्लोमेटिकली उसका फ़ायदा लेना चाहते हों, बट ये समझना जरूरी है कि रसिया ने हमेशा से भारत को एक हेल्प किया है। 1971 के युद्ध में जो हमारे खिलाफ एक परमाणु बीड़ा अमेरिका ने भेजा तो उसको काउंटर करने के लिए भी रसिया जो है हम लोगों के सामने आया। जब हम लोग अंतरिक्ष प्रोग्राम कर रहे थे तो क्रायोजेनिक इंजन भी रसिया ने हमको दिया, और उसके बाद में यूएसए ने कई सारे सैंक्शन लगा दिए थे रसिया के ऊपर। तो कुल मिलाकर के कई बार रसिया ने एक कदम आगे बढ़ करके इंडिया को सपोर्ट करने का कोशिश किया है। इसलिए इंडिया वर्तमान में ये प्रयास कर रहा है कि हमें झुकना नहीं किसी की तरफ। ना तो हम प्रो रसिया होने जा रहे हैं, ना हम प्रो अमेरिका होने जा रहे हैं। हमें इस मामले से अपने आप को बाहर कर लेना है, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंडिया यहाँ पर अपना डिप्लोमेसी दिखा रहा है। उसने सपोर्ट में वोट नहीं किया, रसिया के वोट से बाइकाट कर लिया। हालांकि बहुत दबाव बनाया गया था यूएसए के द्वारा और यूरोपीय कंट्री के द्वारा इंडिया के ऊपर कि आप रसिया के खिलाफ वोटिंग करिए, बट इंडिया ने ऐसा करने से मना कर दिया।
अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई क्यों ऐसा कर रहा है, उसको इससे क्या लाभ होगा, तो समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो यूएई है ये कहीं ना कहीं ईरान के दबाव में और हूती विद्रोहियों के दबाव में ऐसा कर रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा यूएई के पास भी पर्याप्त रूप से पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम अगर देखेंगे तो रसिया के पास भी है और ईरान के पास भी है अच्छी खासी मात्रा में। तो कहीं ना कहीं यूएई भी चाह रहा है कि इस ग्रुप में अगर वो शामिल हो जाता है तो उसको भी एक तरीके से फ़ायदा होगा इस ग्रुप का, क्योंकि ओपेक से इनका बनता नहीं है अच्छे से। तो कुल मिलाकर के इनका प्रयास ये है कि रसिया को नाराज़ नहीं करना है। हालांकि अमेरिका से कोई बैर नहीं लेना चाहते हैं खुले तौर पर, इसलिए इन्होंने वोटिंग से बाइकाट कर लिया। अब यहाँ पर एक पाकिस्तान के जो है बेवकूफ़ प्रधानमंत्री को भी आप देख सकते हैं। मतलब इतना बेवकूफ़ी वाला हरकत उन्होंने किया है कि रसिया एकदम युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ लड़ने जा रहा है, और ये इमरान खान महोदय पहुंच गए रसिया के पास कर्जा मांगने के लिए कि हमें गैस पाइपलाइन बिछाना है। मतलब एक नंबर का क्या, मतलब कह ही नहीं सकते कुछ। इनके देश में सब भांग सूखा नशा करते हैं क्या, किसी ने बताया तक नहीं इनको कि जो फंडिंग जो है पाकिस्तान को मिल रही वो आईएमएफ से मिल रही, विश्व बैंक से मिल रही, जिनको अमेरिका चला रहा है, पूरी अमेरिकन लॉबी चला रही है। ये उनके खिलाफ गए थे रसिया के साथ हाथ मिलाने, और रसिया ने कुछ दिया नहीं, उल्टे अमेरिका ने इनके ऊपर कई अरब डॉलर का जो है सैंक्शन लगा दिया। तो एक इनकी विदेश नीति है जो ये संयुक्त अरब अमीरात से नहीं सीख पा रही, इंडिया चाइना से नहीं सीख पा रहे हैं, तो इनका बात ही करना बेकार है। ये अपने अलग ही नशे में, इनका अपना अलग ही स्वैग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या है वर्तमान जो विवाद चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।